गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 क्लास को लेकर। देखिए जो अपना सेशन चल रहा है एमसीक्यू क्लास को लेकर, टॉपिक वाइज हम हर एक टॉपिक के एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। अभी हमारा जो चल रहा है टॉपिक पोस्टर, ठीक है। आपके सिलेबस में 4 दे रखे हैं, ठीक है। 4-5 टॉपिक दिए हैं पोस्टर से, तो सभी हमने कंप्लीट कर दिया है 3-4 वीडियो में पोस्टर का, ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं हुए हैं अदर टॉपिक जहाँ से आपके सिलेबस में नहीं दिया लेकिन प्रश्न बन जाता है, तो वो भी इस वीडियो में कवर हो जाएगा, तो द इंड हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो से पोस्टर के सारे टॉपिक द इंड हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, जैसा कि अभी मैंने 4-5 देखिए गाइस, और मैं चीज़ों क्यों यार इतनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा एम ही यही है कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देना और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देना। देखिए किसी भी किताब में या फिर किसी भी टीचर में इतना नहीं है, देखिए होगा, ठीक है, लेकिन इस तरीके से क्लास आपको नहीं मिल रही होगी। क्योंकि यार देखिए एग्जाम लेटेस्ट अभी यूपी ट्रिपल एस सी का जैसे कि आपका पेपर हुआ है, किसका, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का हुआ है, एक्सरे टेक्नीशियन का हुआ है, और एक और भर्ती आई थी ड्रग एनालिस्ट की, उसकी हुई हाल ही में, इन्होंने 2 फरवरी को करवाया। तो इन सभी पेपरों का एनालिसिस मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे शौक नहीं है फार्मासिस्ट का पेपर मैं देखूं और इसका एक्सरे टेक्नीशियन का देखूं, नहीं। मुझे लेटेस्ट पैटर्न समझना है कि क्या अब चल रहा है, आयोग किस तरीके से पेपर कंडक्ट करवाने वाला है, इस चीज को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं और उसी के आधार पे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि भैया जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है, जो कंडक्ट अभी एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर इन्होंने करवाया, जो इन्होंने होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का जो जिस एजेंसी ने पेपर करवाया, वही एजेंसी आपका भी पेपर लेगी, ठीक है। वही एजेंसी आपका भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। इसलिए मैं उन सारे पेपरों को देख रहा हूं जो लेटेस्ट अभी फरवरी 2025 के महीने में कंडक्ट हुए हैं या फिर दिसंबर 2024 के महीने में कंडक्ट करवाया है यूपी ट्रिपल एस सी ने, ठीक है। इसलिए देख रहा हूं ताकि आपको उस हिसाब से मैं तैयार कर पाऊं, आपको उस हिसाब से एग्जाम में आप जब बैठे तो आपको नया ना लगे, आपको ये लगे कि हाँ भैया ये प्रश्न हम पढ़ के आए हैं श्वेत मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल से, ऐसे प्रश्न हमको करवाया गया है और कम समय में सही सटीक उत्तर दे पाए वहां पे। इसलिए उस पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूं। आप बोलते हो कि सर मिलान वाला प्रश्न ज्यादा मत करवाइए, अरे भैया वो जमाना गया, वन लाइनर पूछना भूल गए हैं अब ये लोग, ठीक है। उनको भी पता है ऑनलाइन एजुकेशन जब से निकल गया है, घर बैठे हर कोई पढ़ रहा है। अगर हम वन लाइनर देने लगेंगे तो कटाप 90-85 चली जाएगी, तो जवाब देना पड़ेगा कि इतना ज्यादा कटाप कैसे जा रही है। इसलिए वो भी समझ रहे हैं, थोड़ा प्रश्न को देखिए, लेवल वही मेंटेन करते हैं, लेवल कोई हार्ड नहीं होगा। आप एनएम हो तो एनएम का ही लेवल लेके वो प्रश्न को सेट करेंगे, लेकिन तरीका बदल रहे हैं, प्रश्न का तरीका जो होता है इसको बदल रहे हैं। एक लाइनों में नहीं, 3 से 4 लाइनों में प्रश्न बना रहे हैं, घुमा फिरा कर चीजें वही रहती है, लेकिन तरीका बदल रहे हैं जानबूझकर। अब एनएम हो, अब ये नहीं कि आपको बीएससी नर्सिंग का लेवल का पूछ लेगा प्रश्न, नहीं, और वैसा नहीं, लेवल वही मेंटेन करेंगे, बस मेथड पूछने का तरीका बदल जाएगा। और वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ एमसीक्यू में, ठीक है, सीख लीजिए। नहीं तो ऐसे 4,000-5,000 दे के पढ़ते रहिए तमाम लोगों से, नहीं कोई सिखा पाएगा। जितना सारा अनुभव है मेरे पास मैं सब कुछ आपको शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए गाइस क्या रहता है कि आपकी मैंने क्लास जब मैंने देखिए सब स्टार्ट कर दिए थे भर्ती आते ही, लेकिन मुझे पता था मुझे आपको सबसे पहले भर्ती निकलवाना था। भर्ती निकलवाने पे मैंने काम किया, ठीक है। भर्ती आ गई, भर्ती आने के बाद देखिए जब आई नहीं थी मैं उसके लिए भी प्रयास कर रहा था, प्लस ये भी मैं देख रहा था कि कितने राज्यों में एनएम का पेपर कंडक्ट हुआ है। मैंने सभी राज्य के एनएम का पेपर को उठा के उसको सॉल्व करके उसको एनालाइज करके हर एक चीज तरीके से बुक भी पब्लिश करवा दिया यूथ कंपटीशन टाइम्स का। हालांकि मैं उसका प्रचार नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर जेन्युइन चीजें है, कंटेंट में है, तो आप लोग एकदम खरीद लोगे, उसमें नो डाउट है। लेकिन जो मैंने ये 150 सेट 2024 में देखा एनएम का, उससे मुझे बहुत ही चीजें देखने को मिली कि यार एनएम में किस तरीके से प्रश्न ज्यादा पूछ सकते हैं, कैसे आते हैं, क्या लेवल मेंटेन करते हैं ये लोग। हर एक चीज वो जो मैंने सीखा है वही आप तक शेयर कर रहा हूँ, एनालाइज जो मैंने किया है वही आप तक शेयर कर रहा हूँ हर एक वीडियो में। और सबसे अलग भी होता है, और भी आप जगह पे क्लास करते होंगे लेकिन ये हट के ही रहता है, क्यों? इसीलिए क्योंकि मैंने देखा, एनालाइज किया है। चाहे केरला पीएससी एनएम की बात कर लें, चाहे उत्तराखंड एनएम की बात कर लें, चाहे उड़ीसा एनएम की बात कर लें, चाहे एमपी एनएम की बात कर लें, चाहे जिस भी राज्य का हो, चाहे राजस्थान, चाहे बिहार, हर एक राज्य का पेपर का एनालाइज किया है। एक नहीं 4-4-55 सेट मैंने देखा है, सॉल्व किया है, फिर उसके बाद आपको पढ़ाना शुरू किया हूं कि उस हिसाब से मैं कंटेंट को जो थियरी क्लास करवाया हूं उसी के आधार पे मैंने कंटेंट तैयार किया है। एनालाइज किया पहले किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, उसी के आधार पे मैंने थियरी पूरा पढ़ा दिया है, पूरा एक भी नहीं बचा है। 38 टॉपिक, और सबसे पहले ही मैंने टॉपिक वाइज थियरी करवाना शुरू किया, टॉपिक वाइज क्लास देना शुरू किया। नहीं तो लोग पहले तो चैप्टर वाइज क्लास देते थे कि आज चलो ये पढ़ लो, आज ये पढ़ लो, ठीक है। और कोई तो रैंडम तरीके से पढ़ा रहा था कि
पूरा 100 प्रश्न उठा उठा के, लेकिन मैंने शुरू किया तो सभी जगह आपको टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार अब थंबनेल दिखाई देता होगा। तो लोग बदल रहे हैं, क्यों? मैं यही चाहता हूं कि लोग बदलें। वो एमसीक्यू रटवाने वाला जमाना जाए भैया। सिलेक्शन दिलवाना है तो थियरी में कमांड करो, थियरी बढ़िया से पढ़ा दो। ऑटोमेटिक कैंडिडेट खुद जो स्टूडेंट है खुद अपने आप तरीके से वो एमसीक्यू बना लेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू बन सकता है। अपने से एमसीक्यू बनाना आप सीखिए। जो आप थियरी पढ़ते हो, ठीक है, एमसीक्यू अपने से बनाना सीखिए। देखिए, जो आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ये पढ़ाई नहीं होती है, ये प्रैक्टिस आपकी होती है। ठीक है, आप सोचते हो कि ये पढ़ाई हो रही, तो नहीं, ये प्रैक्टिस। आपने क्या थियरी में पढ़ा था वही उसी का एक प्रैक्टिस होता है एमसीक्यू। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न का तरीका भी बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे प्रश्न बनता है। तो आप चीज़ों को बहुत सीरियस होकर देखा करें। ठीक है, क्योंकि भीड़ 45,000 है, 45,000 भीड़ में से आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, 45,000 की भीड़ है, 5,000 भर्ती है, तो आपको एक सीट लेना है इस 5,000 में से। ठीक है, अब देखिए, तो मैं बता दिया हूँ, ऑफिशियली तरीके से दिखा दिया। बोला था ना कि ऑफिशियली तरीके से दिखाऊंगा कितनी आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आए हुए हैं, दिखा दिया ना। आरटीआई रिप्लाई में 45,000 फॉर्म, 4,999 अप्लाई हुए हैं। ठीक है, वैसे अब भी दिखाऊंगा, जिस दिन पेपर होगा ना, हर एक वीडियो से छाट छाट के दिखाऊंगा कि देखो ये प्रश्न बना है कि नहीं बना है। पहले जिस दिन नोटिफिकेशन 14 तारीख को आपको 14 अक्टूबर का नोटिफिकेशन आया, 2 दिन बाद मैंने आपको वीडियो में भी बता चुका हूँ। 2 दिन बाद मैं आपको यही आके बता दिया कि भैया चाहे 0 नंबर हो, चाहे 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, ठीक है, चाहे 3 नंबर हो, सभी को फॉर्म अप्लाई करना है। क्योंकि फॉर्म आपके ज्यादा से ज्यादा 40-42 हजार पड़ेंगे, 40,000 तक पड़ेंगे, ये अनुमान मैंने बताया था। तो अभी ऑफिशियली तरीके से मैंने आपको दिखा भी दिया कि देखो भैया, कहीं ना कहीं मेरी बात सच निकली। 40,000 बताया था, 45,000 आरटीआई की रिप्लाई में आया है। 45,000 में एक कम है। ठीक है, 44,999 है। भर्ती मैंने आपको बता दिया कि 10 अक्टूबर को आ जाएगी। वो भी 2 महीना पहले सोचने वाली बात है यार। लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन देख के जानकारी नहीं बता पाते। मैं नोटिफिकेशन आने के 2 महीना पहले ही बता देता हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। 15 अगस्त का वीडियो है, आप सर्च भी कर लेना, श्वेत कौन मेडिकल अड्डा 15 अगस्त वीडियो 2024। 15 अगस्त को हम आते हैं बोर्ड पे, अच्छे तरीके से वहाँ पे समझाते हैं कि यूपी तपेसी का कार्यक्रम क्या होगा। वहाँ पे मैंने बोला था कि 10 अक्टूबर को आपकी भर्ती आ जाएगी, 10 अक्टूबर को आ जाएगी। और ये भी बोले थे, अगर 10 लास्ट वीडियो में आप देखना इंड तक, शुरू से अंत तक, लास्ट की वीडियो में ये भी बोले थे अगर 10 अक्टूबर को नहीं आएगी तो हम करेंगे प्रयास और 10 अक्टूबर तक ला के रहेंगे। आपकी भर्ती 10 अक्टूबर को नहीं, 14 अक्टूबर को आई। ठीक है, 10 अक्टूबर को ही आ जाती, दशहरा की छुट्टी थी 2-3 दिन, इसी वजह से 14 अक्टूबर को, नहीं तो 10 अक्टूबर को ही देखने को मिलता। अब बताइए, 15 अगस्त और ये अक्टूबर, कितना दिन पहले मैंने बता दिया। पूरा सितंबर 2 महीना पहले मैंने आपको बता दिया। सोचने वाली बात है, 2 महीना पहले आपको बता दिया था कि आपकी भर्ती 10 अक्टूबर को आएगी। आप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, अब उसी प्रकार एग्जाम को लिए कभी हम कर रहे हैं। अब एग्जाम होगा, अप्रैल में होगा, नहीं होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे और हर हाल में एग्जाम को कंडक्ट करवाना है लास्ट अप्रैल मई तक। अब मई के फर्स्ट वीक तक डिले नहीं करना है। थोड़ी देर हम लास्ट वीडियो में जो सुपरमैन का बताए थे कि आप लोग सुपरमैन का उत्तर देना क्या करेक्ट होगा। तो इसके पहले जो विजेता हुई थी जिन्होंने करेक्ट आंसर बताया था, रेखा गुप्ता, उनका पहला ही कमेंट ऊपर दिखाई दे रहा है, डी बोले हैं। तो रेखा गुप्ता जी, आपका उत्तर गलत है। ठीक है, डी नहीं होगा। ठीक है, आरती चौरसिया, ठीक है, ये तो कमेंट आपका है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं और किनका कमेंट आया है। ठीक है, हाँ, रूपा प्रजापति बोल रहे हैं कि सी सही है। ठीक है, रूपा प्रजापति, आपका भी उत्तर गलत है, सी नहीं होगा। ठीक है, और सुमन सिंह बोल रहे हैं सी गलत है, आपका भी उत्तर सही नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी सी लोग बोले हैं, यहाँ पे प्रतीक कुमार क्या लिखा है, ठीक है, इनका भी सी बोल रहे हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक आराधना वर्मा जी का ए आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपका उत्तर सही है। ठीक है, आपका उत्तर सही है। और यहाँ पे डी आरती चौरसिया गलत है। ठीक है, नाम क्या याद हो। उसके बाद यहाँ पे सविता प्रजापति बोल रही हैं ए सही है। जी हाँ, बिल्कुल आपका भी उत्तर सही है, ए वाला। ठीक है, और सुपरमैन क्वेश्चन का आंसर सी सही है। सीमा गंगवार बोल रहे हैं सी नहीं होगा, गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है कि सुनीता, थैंक यू। ठीक है, और सर एम्स का भी क्लास डाल दीजिए। एम्स का क्लास तो डाले हैं लेकिन कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, तो क्या हम बताएं। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा भी नाम जोड़ा। ठीक है, आरती चौरसिया। और यहाँ पे रोशनी देवी, सुपरमैन का ए वाला सही है, बिल्कुल सही हो गया आपका। ठीक है, ए उत्तर आपका सही हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पुष्पाराज, सुपरमैन का सी सही है, गलत है, सी नहीं होगा। सविता प्रजापति सी सही, दोनों निष्कर्ष सही है। अभी ये देखिए ऊपर आपने बोला है, अब यहाँ पे आप बता रहे हो सी नहीं होगा, गलत है। ठीक है, सुपरमैन का सी सही है। लक्ष्मी वर्मा गलत है, सी नहीं होगा। यहाँ पे रीनू मौर्य का कमेंट है सुपरमैन का ए सही है। जी हाँ, आपका ठीक है, उत्तर सही है, सही आपने बोला है। उसके बाद यहाँ से याद हो सुपरमैन का सी सही है, नहीं, गलत होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद वेरी नाइस क्लास, यहाँ पे उसके बाद सुपरमैन का सी सही होगा मेरे हिसाब से। नहीं जी, लवली
क्या नाम है आपका, लवली जी, सुपरमैन का प्रश्न सी नहीं होगा, गलत है, ठीक है, ये सही होगा। ललिता पटेल सी गलत है, नहीं होगा, ठीक है। और सुधा वर्मा सुपरमैन का सी सही है, गलत है, सी नहीं होगा। मनु उपाध्याय सुपरमैन का सी गलत होगा, सी नहीं है। मैक्सिमम लोग सी बोल रहे हैं। ओम जायसवाल सुपरमैन का सी सही है, नहीं, सी नहीं होगा, गलत है। यहाँ पे क्या नाम है इनका, ठीक है, अंचेला क्या नाम है, अच्छे लाल क्या है, जो भी नाम हो, ठीक है, सुपरमैन का क्वेश्चन सी सही है, गलत है, ठीक है, सी नहीं होगा। उसके बाद पूनम पाल बोल रहे हैं कि सुपरमैन का आंसर सी गलत है, ठीक है, सी नहीं होगा। दीपिका पाल गुड मॉर्निंग, ठीक है, और सुपरमैन का सी सही है। प्रीति मौर्य नहीं, सी नहीं होगा, गलत है, ठीक है। और यहाँ पे प्रतीक कुमार का कमेंट है कि सुपरमैन का ऐसा ही है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। नीलम देवी सुपरमैन का भी सही है, नहीं, बी नहीं होगा, गलत है। भैया सुपरमैन का सी सही है, जी बिल्कुल गलत है, सी नहीं होगा, ठीक है। सीमा गंगवार, ठीक है, यूट्यूब पे डेली क्लास आपको मिल जाती है, ठीक है। रश्मि पांडे पढ़ाई पे ध्यान करो, आपका एक भी प्रश्न सही नहीं हो रहा है। सुपरमैन क्वेश्चन का आंसर सी कहाँ से सही होगा, पढ़ाई करते नहीं हो आप, ठीक है। अब देखिए सुपरमैन का क्वेश्चन का आंसर सी राइट है, सोनालिका यादव बोले नहीं, सी गलत है, ठीक है, सी नहीं सही है। सर सुपरमैन का क्वेश्चन का आंसर सी सही है, गलत है, सोनालिका यादव जी, ठीक है। सर मेरा नाम भी नहीं आया है, ठीक है। हनी मीट आपका क्या नाम है, हनी ले लिया आपका नाम, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए अंजू, ठीक है, आपका नाम ले लिए हैं अंजू, ठीक है। चलिए आपका उत्तर भी सही है, ठीक है, आपने सही उत्तर दिया है, आपका करेक्ट है। देखिए कई लोग आज ज़्यादा, अब देखिए इतना पैसा आप लोगों को दे देंगे तो भैया हम तो गरीब हो जाएंगे, ठीक है। हमें नहीं लग रहा था कि यहाँ पे सही उत्तर आप लोग बता पाओगे, लेकिन आज की जो प्रश्न हमसे पूछा था लगभग 5-6 लोगों ने सही उत्तर दिया है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग विजेता हैं तो विजेता आप लोगों को मिलेगी ही पुरस्कार, ठीक है, उसकी चिंता न करिए। और जो लोग गलत उत्तर दिए हैं भैया प्लीज़ अपना उत्तर सही कर लें, ठीक है। ये जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था वो यही प्रश्न था कि इसमें पूछा क्या है, मनु उपाध्याय, ठीक है। मनु उपाध्याय ने गांव में कुपोषण रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं को पोषण शिक्षा दी, ठीक है। देखिए जो एनम है, मनु उपाध्याय इनका नाम है, गांव में इन्होंने क्या काम किया, गांव में कुपोषित ज़्यादा लोग हो रहे थे, तो कुपोषण को नियंत्रण करने के लिए, रोकने के लिए इन्होंने जितनी भी सारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको पोषण शिक्षा प्रदान की, शिक्षा दी, ठीक है। तो निष्कर्ष अब इसी के आधार पे, इस कथन के आधार पे हमको निष्कर्ष निकालना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निष्कर्ष फर्स्ट निकालें कि पोषण शिक्षा कुपोषण को रोक सकती है, जी हाँ बिल्कुल। आपने पढ़ा भी है ना कि स्वास्थ्य शिक्षा, फिर पोषण शिक्षा, ये सारा शिक्षा जरूरी है। इनम का यही मेनली यही काम ही होता है, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा देना, ठीक है, स्वास्थ्य एजुकेशन देना। ट्रीटमेंट करना नहीं होता, ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है, ठीक है। आपका काम क्या है, अपने समुदाय, अपने पीएचसी, अपने सीएचसी, आसपास के गांव के लोगों को क्या करना है, टीकाकरण करना है। जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन तक उनको पहुंचाना है, उनको जागरूक करना है, उनको स्वास्थ्य शिक्षा देना होता है, ठीक है। तो कुपोषण को रोकने के लिए इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा दिया, ठीक है। तो पोषण शिक्षा कुपोषण को रोक सकती है, हाँ जी बिल्कुल रोक सकती है, तभी तो स्वास्थ्य शिक्षा इन्होंने दिया। और दूसरी बात यहाँ पे है कि सभी महिलाएं पोषण शिक्षा से लाभान्वित होंगी, ठीक है, लाभान्वित होंगी सभी महिलाएं। यहाँ पे देखिए सभी महिला लाभान्वित होंगी, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। सभी महिला जरूरी नहीं है कि सभी महिला जो पोषण शिक्षा दे रही हैं लाभान्वित होंगी। अब इसको फॉलो करें या ना करें, हो सकता है इनका काम है बताना कि भैया विटामिन ए आप ज़्यादा गाजर खाया करो, ठीक है, विटामिन ए मिलता है, आपकी आँख की रोशनी कमज़ोर है, ठीक है। तो आप विटामिन ए की कमी है, आप गाजर खाया करो। अब मार्केट में गाजर भैया 80 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक है। अब 80 रुपये किलो बिक रहा है तो वहीं पे जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिन महिलाओं लोगों को, उनको इतना सक्षम नहीं है कि वो उस गाजर को खरीद पाएँ, ठीक है। हाँ, इनको जानकारी तो मिल गई है, इनको तो जानकारी मिल गई है कि विटामिन ए गाजर में ज़्यादा होता है, अगर हम खाएंगे तो रोशनी सही हो जाएगी, इनको तो पता हो गया, ठीक है। लेकिन अब पैसे फैक्टर आ गया, एक कारक आ गया, पैसा, आर्थिक स्थिति, तो उसके वजह से ये लाभान्वित नहीं हो रही है। तो सभी महिलाएं लाभान्वित होंगी, ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कहना गलत हो जाएगा। वहीं पे देखिए मात्र पोषण शिक्षा देने से ही लाभ मिल जाएगा क्या, अभी जैसे कोई भी चीज़ आई है आपके यहाँ, कोई कार्यक्रम का कोई योजना आया है तो हम उसका लाभ बता देते हैं। अब आपको वो लाभ बता के आपको दे ही ना तो आपको कैसे लाभ मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा ना। तो यही चीज़ होता है। तो सभी महिलाएं, हाँ उन्होंने महिलाएं लाभान्वित होती हैं, लेकिन सभी महिलाएं, ये गलत हो जाएगा जो सभी वर्ड आया है, इसलिए निष्कर्ष नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या में पढ़ा है, व्याख्या में भी पढ़ा है क्या, पोषण शिक्षा कुपोषण रोकने में मदद कर सकती है, लेकिन सभी महिलाएं इसे अपनाएंगी यह जरूरी नहीं है। सभी महिलाएं इसे अपनाएंगी यह जरूरी नहीं है, ठीक है। अब कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तो भैया वो तो अलग बोलेगा, हाँ हमको आज बता रहे हैं कि इसमें ये होता है वो होता है, ठीक है। तो सभी महिलाएं अपनाएंगी यह जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए केवल सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। अब जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चूज किया था उनका सही है, सी वालों का नहीं, सी वालों का गलत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए हम अब आज की टॉपिक के MCQ कवर करते हैं।
देखिए आज के प्रश्न अच्छे-अच्छे लेवल के रहेंगे, ठीक है? तो आपको हर एक प्रश्न को खुद पहले ट्राई करना है, हल करने की कोशिश करना है, ठीक है? बाकी हम जब बताएँगे तो आपको अपना मैच करना है कि आपने क्या उत्तर दिया था। देखिए नोट्स कॉपी लेके आप लेके बैठा करें, ठीक है? नोटबुक लेके बैठा करें, पेन लेके बैठा करें, जो इम्पोर्टेंट लगे उस चीज़ को आप नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है? तभी पढ़ने का फ़ायदा होगा, तभी प्रैक्टिस करने का फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है? मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, पहले भी बोला था कि आप नोट्स और पेन लेके बैठा करें। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो भैया आप जब भी समय मिले तब इस वीडियो को देखें, लेकिन जब भी बैठें तो नोटबुक और पेन लेके बैठें, ठीक है? यहाँ पे देखिए जैसे कि प्रश्न नंबर फर्स्ट पूछ रहा है क्या, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एनम आरती चौरसिया, ठीक है, को गर्भवती महिलाओं के लिए संतुलित आहार योजना तैयार करनी है, ठीक है? अब ये एनम आरती चौरसिया हैं, ये अपने सामुदायिक केंद्र में कार्य कर रही हैं, ठीक, कार्यरत हैं। अब इनको क्या करना है कि गर्भवती महिलाओं की संतुलित आहार योजना तैयार करनी है। तो आहार नियोजन के किस प्रमुख उद्देश्य से यह कार्य सबसे अधिक संबंधित है, बताइए? ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वन लाइनर आप ना पढ़ें, कंसेप्ट को आप क्लियर करें। और जिस तरीके से मैं ये एक सेकंड जिस तरीके से मैं ये करवा रहा हूँ, आपके दिमाग में इस चीज़ को सेट हो जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि देर तक आपके दिमाग में ये बना रहे। रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है? आपके समुदाय से रिलेट कर रहा हूँ, आपके गाँव से रिलेट कर रहा हूँ, आपसे रिलेट कर रहा हूँ, आप एनम हो, आपका नाम भी ले रहा हूँ हर एक प्रश्न में, तो ये चीज़ ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। चलचित्र दिखाने जैसे मूवी देखते हो ना, कोई कहानी रहती है तो कहानी के अनुसार उस चलचित्र को दिखाया जाता है तो याद हो जाता है। उसी प्रकार मैं एमसीक्यू आपको कहानी के अनुसार बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए ये चीज़, ठीक है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर आप खुद ट्राई करिए अपने से, बाकी हम तो बता ही रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिवारिक सदस्यों का पौष्टिक आहार प्रदान करना, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भोजन बजट के अनुसार गृहों पर नियंत्रण, ये नहीं होगा, ठीक है? भौतिक संसाधनों का मिथ्यापूर्ण प्रयोग, ये भी नहीं होगा, ठीक है? मानवीय संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, ये भी नहीं होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? व्याख्या में आप भी पढ़ सकते हैं, व्याख्या में आपको दिखाई दे रहा है एनम, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म आपको पता ही है, का कार्य समुदाय में पोषण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, गर्भवती महिलाओं के लिए संतुलित आहार योजना तैयार करना उनके शिशु के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है भैया? अत्यंत आवश्यक है। ओके, आहार नियोजन का प्रमुख उद्देश्य, ध्यान देना है, आहार नियोजन का प्रमुख उद्देश्य परिवार के सदस्यों को पौष्टिक आहार प्रदान करना होता है, क्लियर, जिससे कुपोषण को रोका जा सके और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा सके। ओके, उम्मीद करते हैं आपको इस प्रश्न का व्याख्या क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की, एक गांव में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है, ठीक है, एनम मन्नू उपाध्याय को इस काम करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? एनम, ठीक है, मन्नू उपाध्याय को इसे कम करने के लिए, काम नहीं कम होगा यहाँ पे, ध्यान देना है, इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ओके, तो ऑप्शंस आपके पास है, पहले आप खुद से ट्राई करें इसका उत्तर देने के लिए, बाकी हम आपको उत्तर बता ही रहे हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आप इसका करेक्ट आंसर दे लिए होंगे। चलिए हम बता रहे हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतुलित आहार योजना को बढ़ावा देना और पोषण शिक्षा देना। केवल वर्ड मैं आपको बता के रखा हूँ, जिस प्रश्न के ऑप्शन में केवल आ जाए तो वो मैक्सिमम चांस रहता है कि वो गलत ही ऑप्शन होते हैं। तो केवल 2 या 3 ऑप्शन में है, ये गलत हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका पहले व्याख्या आप देख लो। ओके, एनम का एक प्रमुख कार्य समुदाय में कुपोषण को रोकने और उसे कम करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाना है। संतुलित आहार योजना और पोषण शिक्षा से लोगों को सही पोषण के महत्व के बारे में जानकारी दी जा सकती है, जिससे वे अपने आहार में आवश्यक सुधार कर सकें। केवल चिकित्सीय जांच या मल्टीविटामिन देना कुपोषण का स्थायी समाधान नहीं है भैया। ये मत सोचिए कि हम जांच करवा लें, ठीक है, और मल्टीविटामिन देना शुरू कर दें तो उससे कुपोषण का समाधान नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एनम का प्रमुख कार्य समुदाय में कुपोषण को रोकने और उससे कम करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाना है। संतुलित आहार योजना और पोषण शिक्षा से लोगों को सही पोषण के महत्व के बारे में जानकारी दी जा सकती है, जिससे वे अपने आहार में आवश्यक सुधार कर सकें। ये चीज़ होता है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये भी। अब देखिए आपको मिलान वाले प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। आपके पास 2 स्तंभ हैं, 2 घटक हैं, 2 स्तंभ के घटक हैं, एक आहार नियोजन का घटक है, ठीक है, एनम की भूमिका, मतलब आपको अब मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पे पहला आपको दिखाई दे रहा है ए, ठीक है, ए, ये 2, ठीक है। चलिए हम इसको आप थोड़ा जूम करने की कोशिश करें। देखिए अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। हमको आहार नियोजन के घटक में एनम की भूमिका से मिलान करना है। ओके, तो पहला आप मिलान करो, पहला किससे मैच करेगा? भोजन का बजट का नियंत्रण किससे मैच करेगा? अब बताओ, कुपोषण से मुक्ति किससे मैच करेगा? और संतुलित आहार का निर्धारण किससे मैच करेगा? तो देखिए अगर आपको इनमें से चारों के बारे में नहीं पता है, 1-2 के बारे में ही पता है, तब भी आप इस प्रश्न को आसानी से बना पाएंगे और ये बहुत ही आसान प्रश्न रहता है।
सबके लिए बोलते हैं सब बहुत हार्ड है, मिलान वाला नहीं, बहुत आसान रहता है। अगर इन चारों में से 1-2 भी आ रहा है ना, तब भी आप आसानी से उत्तर दे पाते हैं। और ये आपके एग्ज़ाम में 110% ऐसे 4 प्रश्न आएँगे, मिलान करने वाले 4 प्रश्न आएँगे। अब इन 4 प्रश्नों का उत्तर आप अगर सही दे पाएँगे, तो आप ना जाने कितने लोगों से आगे हो जाएँगे। इसलिए मैं आपको मिलान वाले अब प्रश्न करवा रहा हूँ, क्योंकि नया मार्केट में पैटर्न आ गया है। हर एक आयोग में मिलान वाले प्रश्न आ रहे हैं। सही मिलान करिए, सही मिलान करिए। आपको ऐसे दे देगा 2 कॉलम, फिर नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये 4 ऑप्शन मिल जाएँगे। अब आपको मिलान करना है, कौन-सा इसका करेक्ट अब यही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। अब यहीं पे ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ए, बी, सी, डी। तो आप बताओ। मैंने आपको बताया कि अगर इनमें से आपको 1-2 भी सही आ रहा है आपको दिमाग में, तो आप भी उत्तर दे पाएँगे। जैसे कि हम सबसे सरल देखते हैं कौन-सा हो सकता है इसमें। देखिए, सबसे सरल यही हमें समझ में आ रहा है कि कुपोषण से मुक्ति। अब कुपोषण से मुक्ति ये आहार योजना का घटक है, तो एनएम की इसमें भूमिका क्या रहेगी? हाँ, अभी हमने ऊपर पढ़ के आया है ना, गर्भवती महिलाओं को सही पोषण शिक्षा देना या फिर परामर्श देना। जब सही शिक्षा और परामर्श देंगे, तो कुपोषण की मुक्ति हो जाएगी। तो अब देखिए, आप यहीं पे कॉपी पेन में नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है? कि 2 आपको रफ शीट नहीं मिलेगी तो पेपर पे भी जगह रहता है। बस इतना लिख लेना कि 2 यहाँ पे 2 का ए, ठीक है? 2 का ए, फिर आपको ये देखना है भोजन बजट का नियंत्रण, ठीक है? इसका मिलान क्या हो जाएगा? इसका मिलान आई थिंक ये, ठीक है? हाँ, ये वाला सही हो जाएगा। सीमित संसाधनों में संतुलित आहार योजना तैयार करना, बजट, ठीक है? ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो आपको ये लिख लेना है फर्स्ट का बी, इतना लिखना है, फर्स्ट का बी। अब यही 2 ऑप्शंस आप 2 से ही आप मैच कर सकते हो, ओके? 2 से ही आप मैच कर सकते हो। बाकी एक सरल और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। चलिए, हम 2 ही आपने मैच कर लिया, अब हम ऑप्शन की ओर चलेंगे। हमने क्या बोला था कि पहले का हमने बी मिलाया था ना, और दूसरे का हमने ए मिलाया था। तो किस ऑप्शन में दूसरे का ए है? अब देखिए किस ऑप्शन में आपको दूसरे का ए दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, दूसरे का सी दिया है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर सी में दूसरे का बी दिया है, ओके? और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दूसरे का डी दिया है, ये भी नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दूसरे का ए, ये देखिए। तो यही तो आपका करेक्ट हो जाएगा, और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आपको आ रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पे जैसे कि फोर्थ का डी दिया है, फोर्थ का देखिए, ये भी आपको पता ही चल रहा है कि संतुलित आहार का निर्धारण, एनएम की भूमिका इसमें क्या रहेगी? बच्चों और किशोरों के लिए आयरन और कैल्शियम युक्त आहार सलाह देना, ये भूमिका रहेगी, ओके? तो कितना आसान प्रश्न है ये, मिलान करने वाले हैं। आपकी भर्ती परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न आएंगे मिलान करने वाले, देख लेना आप। नया नया पैटर्न लागू किया है आयोग ने, नया मार्केट में आ गया है, तो आप उसी हिसाब से मैं तैयारी आपको करवा रहा हूँ। देखिए, मेरा एम है कि आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा, ठीक है? देखिए, भोजन बजट का नियंत्रण, सीमित संसाधनों में संतुलित आहार योजना तैयार करना आवश्यक होता है। कुपोषण से मुक्ति, एनएम का कार्य गर्भवती और धात्री महिलाओं को सही पोषण परामर्श देना, ताकि कुपोषण रोका जा सके। अब यहाँ पे पौष्टिक तत्वों का संरक्षण, भोजन पकाने की सही विधियाँ सिखाने से पोषक तत्व का लॉस कम होता है। संतुलित आहार का निर्धारण, ये भी बच्चों और किशोरियों के लिए आयरन और कैल्शियम युक्त आहार की सलाह देना संतुलित आहार सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ओके? व्याख्या आपने समझ लिया। चलिए, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एनएम अनामिका यादव गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण परामर्श दे रही हैं। आहार नियोजन के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उनके द्वारा अपनाया जाना चाहिए? इसका उत्तर आप खुद से ट्राई करिए, बाकी आपको नहीं आता है तो हम यहाँ पे आपको बता ही रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप इसका करेक्ट आंसर दे लिए होंगे। अब हम बता रहे हैं जो उसको आपको मैच करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों का समावेश करना, ओके? चलिए, व्याख्या में हम चीज़ें और क्लियर करेंगे। व्याख्या में यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनएम को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सस्ते और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को आहार योजना में शामिल करने पर जोर देना चाहिए, ओके? तो इसका व्याख्या आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है, एक प्राथमिक विद्यालय में, ओके, एक प्राथमिक विद्यालय में एनएम दीपिका पाल बच्चों के लिए नाश्ते की योजना बना रही है। 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त नाश्ता कौन सा है? अब आपको देखिए, जो एनएम दीपिका पाल हैं बच्चों के लिए नाश्ते की योजना बना रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में, ठीक है? मुख्य सेविका होंगी या फिर जो खाना बनाने वाली होती हैं, ठीक है? उनको बता रही हैं योजना कि क्या चीज़ें होता है क्या नहीं। अब ये योजना में बता रहे हैं कि योजना बना रहे हैं, इसमें इन्होंने देखा कि 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त नाश्ता कौन सा होगा। ये अब मुख्य सेविका को बताएंगी ना कि 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए ये नाश्ता उपयुक्त है, आप यही बनाया करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 12 वर्ष, ध्यान देना, 6 से 12 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल चाय और बिस्किट उपलब्ध कराना है क्या? ये तो गलत हो जाएगा। मसालेदार तो वैसे भी नहीं खाना होता है। केवल अंडा और चाय, केवल वर्ड आ गया, वैसे ही कट हो गया। बचा ऑप्शन नंबर ए, पराठा, दूध और फल। उम्मीद करते हैं आप इस
प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। व्याख्या में आप देख सकते हैं, पढ़ते बच्चों के लिए संतुलित नाश्ता आवश्यक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन हो। पराठा, दूध और फल संतुलित पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं सर? पराठा, दूध और फल संतुलित पोषण प्रदान करते हैं। दूध प्रोटीन आपको मिल जा रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पराठा जो गेहूं का बनता है उससे, और जो भी विटामिन हैं फल से मिल जा रहा है। तो क्या हो गया? ये संतुलित पोषण मिल गया आपको, संतुलित पोषण प्रदान हो गया। ऐसे आप देखिए ब्रेकफास्ट के रूप में ले रहे हो ना ये चीज़, तो इनफ है, इतना इनफ है, दूध, पराठा, फल ब्रेकफास्ट के लिए। और बाकी बिस्किट पर्याप्त पोषण नहीं देते हैं, या तो फिर आप और भी जो ऑप्शन में दिखाई दिया है इससे आपको मसालेदार भोजन, फास्ट फूड ये सब देगा क्या? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा सर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। वृद्धावस्था में आहार कैसा होना चाहिए? जिसमें एनम आराधना वर्मा को वृद्ध व्यक्तियों के लिए सलाह देना चाहिए। वृद्धावस्था में आहार योजना कैसे होना चाहिए जिसमें एनम आराधना वर्मा को वृद्ध व्यक्तियों के लिए सलाह देना चाहिए। देखिए, अब कोई बूढ़ा व्यक्ति है या वृद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनकी अवस्था हो चुकी है, और आप एनम हो, एज अ एनम आप इनको खाने में क्या सलाह देंगे? ठीक है, कि आपको यह खाना चाहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, यही ना कि मुलायम, सुपाच्य और कम वसायुक्त आहार। मुलायम, दांत कमज़ोर हो गए हैं ना भैया, वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो दांत तो वैसे ही कमज़ोर हो जाता है, आधे दांत बचे होंगे, आधे ज़्यादा झड़ गए होंगे। तो मुलायम खाएंगे, आसानी से कुछ चबाने में मदद रहेगी, इनको मुलायम रहेगा। सुपाच्य और कम वसा युक्त आहार, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। व्याख्या में देखते हैं, वृद्धावस्था में पाचन तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है, हो जाता है, इसके लिए हल्का, सुपाच्य और कम वसायुक्त भोजन बेहतर होता है। मुलायम पके चावल, सूप, दाल, दही जैसे खाद्य पदार्थ अधिक उपयुक्त होते हैं। अब मुलायम पदार्थ में क्या क्या आते हैं? पके चावल, सूप, दाल, दही जैसे खाद्य पदार्थ अधिक उपयुक्त होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अब यहाँ पे आपको आहार नियोजन के सिद्धांत और उनके लाभ से मिलान करना है। ये आपका आहार नियोजन है, क्या है सर? ये आहार नियोजन है और ये लाभ है। आपको अब मैच करना है, मिलान करना है। आपके पास देख लीजिए एक बार आप, ठीक है, आपके पास ये है। अब देखिए, सस्ते किंतु पौष्टिक खाद्य पदार्थों का चयन, इसका मिलान किससे होगा? मौसम के अनुसार खाद्य पदार्थों का समावेश, इसका मिलान किससे होगा? देखिए, हम सस्ते किंतु पौष्टिक खाद्य पदार्थों का चयन, सस्ता किंतु पौष्टिक खाद्य पदार्थ, सस्ता भी होना चाहिए और पौष्टिक भी होना चाहिए। तो भैया इसका मिलान, इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ होगा कि आहार को सुलभ और संतुलित बनाना। ओके, देखिए, मौसम के अनुसार खाद्य पदार्थों का समावेश, तो इसका लाभ क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य लाभ के साथ खाद्य विविधता। तो हमने केवल दो ही देखा, बाकी हम नहीं देखेंगे। अब ऑप्शन चेक करेंगे। हमने देखा क्या सर? फर्स्ट वाले का मिलान ए से हो रहा है और सेकंड वाले का मिलान बी से हो रहा है। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, इतना ही लिख लीजिए कॉपी में। अब इतना लिखने के बाद हम ऑप्शन चेक करेंगे। फर्स्ट वाले का ए और बी वाले का सेकंड किस ऑप्शन में है? फर्स्ट वाले का ए और सेकंड वाले का बी, पहले ही ऑप्शन में है। देखिए, फर्स्ट वाले का ए और सेकंड वाले का बी, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये व्याख्या है, आप पढ़ सकते हो। व्याख्या में दिया है कि सस्ते किंतु पौष्टिक खाद्य पदार्थों का चयन यह आहार को सुलभ और संतुलित बनाता है। मौसम के अनुसार खाद्य पदार्थों का समावेश यह स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, खाद्य विविधता को बढ़ाता है, भोजन को मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान, यह संतुलित और रुचिकर आहार सुनिश्चित करता है। भोजन बजट पर ध्यान, यह आर्थिक रूप से व्यवहारिक आहार को बढ़ाता है। अब आपको नेक्स्ट फिर आ गया मिलान वाला आपको करना है। देखिए, यहाँ पे आयु वर्ग दिया है, मतलब किनको किन एज वालों के लिए कौन सा भोजन उपयुक्त होगा। मतलब ये किशोरावस्था देख सकते हैं, ये किशोरावस्था है, ये स्कूल के बच्चे हैं, और ये एडल्ट हैं, और ये वृद्धावस्था है। अब इन लोगों के लिए उपयुक्त भोजन कौन सा है, उनसे मिलान करना है। जैसे किशोरावस्था हम पहले मैच करेंगे। किशोरावस्था, तो किशोरावस्था में कौन सा, अगर आयु किशोरावस्था है तो उनके लिए कौन सा भोजन उपयुक्त होगा। तो हम देखेंगे मुलायम पके हुए चावल, हमने तो ये वृद्धावस्था के लिए देखा है, ठीक है। मुलायम और पके हुए चावल, सूप, दही, ये वृद्धावस्था के लिए हो गया, तो ये इसका मिलान नहीं होगा किशोरावस्था के लिए। चावल, चपाती, दाल, पालक, दही, अच्छा, चावल, चपाती, दाल, पालक सही। किशोरावस्था के लिए क्या ये सही है? जी, आप बोलेंगे कि सर ये नहीं सही है, ये वाला ज़्यादा सटीक बैठा है। कौन सा? चने की दाल, 4 रोटियाँ और सब्जी, सलाद, तो यही किशोरावस्था के लिए करेक्ट हो जाएगा। सब्जी, सलाद, चने की दाल। हमने आप क्या देखा पहले का, हमने यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना आप ये कोने में, कि पहले का मैच हो रहा है बी से, ठीक है, पहले का बी से हो गया। और स्कूल के बच्चे को क्या हमने ये भी पढ़ा है सर कि पराठा, दूध, फल, स्कूली के बच्चे के लिए पराठा, दूध, फल। तो हमने यहाँ पे देखा दूसरे का डी, बस हमने देखा कि पहले का बी मैच कर रहा है, दूसरे का डी मैच कर रहा है, पहले का बी, दूसरे का डी। अब बाकी के ऑप्शन हमको चेक करना नहीं है, बाकी की चीज़ों को पढ़ना ही नहीं है। अब हम ऑप्शन की ओर चलेंगे, देखेंगे पहले का बी, दूसरे का डी किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सर, पहले का बी और दूसरे का डी यही इस वाले ऑप्शन में, बाकी इसमें नहीं है। पहले का सी, इसमें इस वाले में पहले का ए दिया है, इसमें पहले का डी दिया है, लेकिन यहीं पे पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का सी
और चौथे का ए वृद्धावस्था आपने देखा ना, वृद्धावस्था के लिए क्या उपयुक्त है, मुलायम और पके चावल सूख दही। अब आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, आपको डाउट हो रहा होगा कि सर ये मिलान वाले प्रश्न कहाँ से आ गया, आप इसके पहले एमसीक्यू नॉर्मल करवा रहे थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ लेटेस्ट पैटर्न, चलिए मैं दिखाई ही देता हूँ यार, मैं दिखाई देता हूँ एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का पेपर। चलिए आप भी देख लीजिए कितने मिलान वाले प्रश्न आए हुए हैं। ये हमारे पास यूपी ट्रिपल एस सी एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर है। देखिए फिल इन द ब्लैक से भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको मिलान वाले प्रश्न कितने आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये फिल इन द ब्लैक वो पूछा है, तो यहीं पे क्या बनना है आपको, तो ऐसे भी मैं करवाऊंगा। तो नया पैटर्न मार्केट में आया है। अब देखिए ये एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर कब हुआ था सर, तो आप बोल सकते हो कि ये दिसंबर में शायद हुआ था क्या, आई थिंक दिसंबर में ही हुआ था। तो देखिए यहाँ पे मिलान वाले प्रश्न कितने आए थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मिलान वाले कितने आए थे। चलिए हम दिखा रहे हैं। इतना बेसिक प्रश्न है कि ये भी पूछ लिया है। ये देखिए एडल्ट के मनुष्य में हड्डियों की संख्या, एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर है, 206 हड्डियाँ होती है। कितना इजी पूछा है ये। तो पहला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मिलान कीजिए ये, ठीक है। एक प्रश्न हो गया आपका, मिलान करने के लिए बोला है, यहाँ पे देख सकते हो ना, मिलान करने के लिए है, एक प्रश्न हो गया। ये फिर दूसरा आपको ये प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, मिलान करने के लिए, मिलान कीजिए। ये देखिए बांध और जिला से मिलान करना है, ये देखिए 2 हो गए। देखिए एक और प्रश्न पूछा है मिलान करने के लिए, मिलान कीजिए, ठीक है। ये देखिए संस्थान और जिला, यहाँ पे मिलान करना है। 3 हो गए कि नहीं हो गए? 3 प्रश्न हो गए ना मिलान वाले। देखिए होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की यूपी ट्रिपल एस सी 2 फरवरी 2025 को ये पेपर हुआ था। यहाँ पे हम देखते हैं कितने प्रश्न मिलान वाले पूछे गए हैं। ओके, मैं कथन 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 करवा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए कथन वाले आए हैं कि नहीं आ रहे हैं, कथन फर्स्ट कथन सेकंड। तो आपकी भर्ती में पूछ सकता है, यहाँ पे स्टेटमेंट उससे पूछा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं आपकी भर्ती परीक्षा में, ध्यान देना है आपको। ओके, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे मिलान वाले हम देखते हैं कितने प्रश्न आए हैं। ये होम्योपैथिक लेटेस्ट है भैया, ये पैटर्न नया नया मार्केट में अब एग्जाम में आ रहा है। अब ऐसा है नहीं कि चीज़ें आपको सरल आएंगी, ऐसे भी नहीं है, सारी चीज़ें ऐसे नहीं पूछेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए निपुण में कौन सा स्थायी गर्भ निरोधक तरीका है, ये होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का पेपर है। तो ट्यूबेक्टोमी सभी को पता है, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी जो मैं कथन निष्कर्ष करवा रहा हूँ। देखिए ये पूछा है ना, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, दोनों सही है, ये चीज़ पूछा है कि नहीं पूछा। यहाँ देखिए जो मैं आपको कथन और कारण पढ़ा रहा था, ये देखिए कथन और कारण पूछा कि नहीं पूछा। ये होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का पेपर है, तो आपके भी ऐसे पूछ सकता है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए कथन कथन दिया है, कारण दिया है, उसके बाद ऑप्शन दिए हैं कौन सा सही है। तो उसका ऑप्शन यही है कि ए वाला कारण एक और अभिकथन है और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन का सही व्याख्या है, दिया कि नहीं दिया है। तो मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न सिखा रहा हूँ कि आपको भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे। ये देखिए मिलान करने वाली जो बात हो रही है, ये देखिए मिलान करने वाली बात हो रही थी, यहाँ पे मिलान वाला आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, ये है मिलान कीजिए, ठीक है। ये मिलान कीजिए, एक प्रश्न अब गिनते जाइए, एक प्रश्न हो गया, ये दूसरा प्रश्न है मिलान कीजिए। हालांकि ये नॉन टेक्निकल से मिलान करने वाला ज़्यादा आया है। ये देखिए मिलान करिए, 2 हो गया। ये देखिए तीन तीन प्रश्न हो गया मिलान करने से, 3 और भी होंगे, 2 प्रश्न और होंगे मिलान करने से, और भी होंगे। चलिए देखते हैं, और भी होंगे, और भी होंगे, और भी होंगे, और भी होंगे, आई थिंक और भी होंगे, और भी। ये देखिए 4 प्रश्न मिलान से ही आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 प्रश्न होंगे, और भी होंगे, और भी होंगे, और भी होंगे मिलान करने के। तो ये नया मार्केट में नया पैटर्न आयोग फॉलो कर लिया है, तो आपको पढ़ना जरूरी है ताकि वहाँ पे नया ना लगे, ठीक है। ओके, देखिए मैंने आपको 2 पेपर करवा दिया ऐसे ही, फार्मासिस्ट का और उसका एक्सरे टेक्नीशियन का। अब इससे टाइम आपका बर्बाद हो गया। आगे हम नहीं दिखाएंगे आपको बार बार कि देखिए ये आपको टेस्ट नहीं होता ना, इसलिए दिखाना पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम देखेंगे। एनम सविता प्रजापति एक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में लोगों को सही आहार लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अब देखिए इवनिंग स्नैक, इवनिंग का मतलब मध्यकालीन का नाश्ता का क्या प्रमुख उद्देश्य होता है, ये आपको उत्तर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? पहले तो हम बी वाला ऑप्शन काट देंगे, केवल कैलोरी की मात्रा बढ़ाना, ये गलत हो जाएगा। सुबह के नाश्ते की जगह लेना, भोजन का समय का कम करना, ये भी गलत हो जाएगा। तीनों मतलब यहाँ पे रात के खाने से पहले हल्का भोजन देना जिससे पोषण संतुलित रहे, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, व्याख्या आप पढ़ सकते हो। मध्यकालीन भोजन का उद्देश्य दिन भर की ऊर्जा को बनाए रखना और रात के भोजन से पहले शरीर को आवश्यक पोषण देना होता है। इससे इसमें हल्के और सुपाच्य खाद्य पदार्थ होने चाहिए जो पाचन में आसान हो और भूख को संतुलित रखे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएससी जिसको आप बोलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुपोषित बच्चों के लिए आहार योजना तैयार करते समय एएनएम को सबसे अधिक ध्यान किस सिद्धांत पर देना चाहिए। ओके, तो आप इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएससी में कुपोषित बच्चों के लिए आहार योजना तैयार करते समय एएनएम को सबसे अधिक किस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए 3 ऑप्शन में केवल दिख रहे हैं, ये 3 ऑप्शन में, तो ये तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों का उपयोग करना,
ओके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखिए व्याख्या को जरूर पढ़ना है। एनम को कुपोषण से निपटने के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र में या फिर पीएचसी स्तर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों का प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आहार सुलभ, किफ़ायती, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार हो। महंगे और आहार देना व्यवहारिक नहीं होता है और केवल कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन देना संतुलित आहार नहीं बनाता है। ओके, उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांव में एक गर्भवती महिला को उच्च प्रोटीन युक्त आहार लेने की सलाह दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ उच्च प्रोटीन युक्त आहार का अच्छा स्रोत नहीं है? ध्यान देना है, नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सफ़ेद चावल नहीं है, बाकी दूध है, अंडा है, सोयाबीन है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। व्याख्या पढ़ सकते हो। गर्भवती महिलाओं को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है ताकि भ्रूण के विकास में सहायता मिल सके। क्यों आवश्यकता होती है? ताकि भ्रूण के विकास में सहायता मिल सके। सोयाबीन, अंडा, दूध उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। कौन कौन प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं सर? अंडा हुआ, दूध हुआ और उच्च क्वालिटी वाले दूध उच्च क्वालिटी वाले प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। जबकि सफ़ेद चावल मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। क्या है सर? चावल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। ओके, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। पीएचसी में आने वाले विभिन्न मरीजों के लिए उपयुक्त आहार मिलाइए। अब देखिए आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए आपको मिलान करना है, जैसे रोगी की स्थिति और अनुशंसित आहार। तो कुपोषित बच्चा के लिए क्या अनुशंसित आहार होना चाहिए? गुर्दे का रोगी है उसके लिए क्या आहार होना चाहिए? टीबी का रोगी है उसके लिए क्या आहार होना चाहिए? आप इसका करेक्ट उत्तर बताना है आपको। या फिर ऑपरेशन के बाद कौन सा आहार देना चाहिए? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर तो आप बता ही लोगे। देखिए हम सभी को पता है अगर प्रोटीन की कमी होगी तो बच्चा कुपोषित हो जाएगा। तो पहला यही दिख रहा है कि कुपोषित बच्चा मतलब इसको अधिक प्रोटीन युक्त आहार चाहिए। अब गुर्दे का रोगी कोई है, सीधा ही सीधा लिख रहा है कि कम प्रोटीन युक्त आहार है तो इसको भी चाहिए। कम प्रोटीन युक्त आहार है तो इसको कम प्रोटीन गुर्दे का बीमारी है इसको, तो इसको जिस भोजन में कम प्रोटीन है वो आहार देना होगा। अब कोई टीबी का पेशेंट है तो इससे अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होगी, तो अधिक ऊर्जा युक्त आहार इसको चाहिए। मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ है जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो वो चीज़ दिया जाएगा। ऑपरेशन के बाद संतुलित आहार, तो इसका सिंपल ऐसे ही दिख रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, व्याख्या आप पढ़ सकते हो सर। व्याख्या यहाँ लिखा है कि कुपोषित बच्चे को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गुर्दे के रोगी को कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है ताकि किडनी पर भार न पड़े। ओके, क्षय रोगी को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है ताकि शरीर को ताकत मिल सके। ऑपरेशन के बाद संतुलित आहार जरूरी होता है जिससे रिकवरी तेज हो सके। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनम को क्षय रोगी को कौन सा आहार देने की सलाह देनी चाहिए? अभी ऊपर हमने पढ़ा है कौन सा क्षय रोगी मतलब टीबी का पेशेंट है, आप समझ सकते हो टीबी का पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, तो कौन सा आहार देने की सलाह देनी चाहिए? कौन से खाने में इसको किस प्रकार का भोजन सलाह देना चाहिए? आप एनम है ना, तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसको हम बोलेंगे कि अधिक ऊर्जा और प्रोटीन युक्त आहार। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी हमने आपको क्लियर करवाया वहाँ पे। टीबी से ग्रसित मरीजों में वजन घटने की समस्या आम होती है। अधिक ऊर्जा और प्रोटीन युक्त आहार देने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रिकवरी तेज होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गर्भवती महिला को पीएचसी में रूटीन एएनसी, ठीक है, रूटीन एएनसी के दौरान बताया गया कि उसे अधिक प्रोटीन युक्त आहार लेना है। निम्नलिखित में कौन सा आहार उसकी आवश्यकता को पूरा करेगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। उम्मीद करते हैं इसका करेक्ट आंसर आपने दे लिया होगा। हम बता रहे हैं इसका राइट आंसर होगा दलिया और पनीर। देखिए व्याख्या पढ़ सकते हो। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक विकास और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए प्रोटीन युक्त आहार आवश्यक होता है। दलिया और पनीर अच्छे प्रोटीन स्रोत हैं। खिचड़ी और दही भी ठीक हैं, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है इसके दलिया और पनीर की अपेक्षा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीएचसी में भर्ती एक लीवर रोगी के लिए किस प्रकार का आहार उपयुक्त होगा? अभी ऊपर हमने आपको बताया, तो क्या उपयुक्त होगा? अगर वो उनको लीवर से संबंधित कोई बीमारी है तो उनके लिए कौन सा आहार हो? लिए सर जैसे चाहे लीवर, चाहे किडनी, चाहे गुर्दा जो भी हो, तो उनके लिए सर हम यही बोलेंगे कि ज़्यादा प्रोटीन वाला भोजन ना लें, नहीं तो इसमें भार पड़ता है ना, आपको पता ही है। ऊपर हमने आपको इसलिए मिलान वाला करवाया प्रश्न, इसीलिए ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए सारी चीज़ें। देखिए व्याख्या में लिखा है कि लीवर की रोगी जैसे हेपेटाइटिस प्रोटीन को सही ढंग से पचाने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है ताकि लीवर पर अतिरिक्त भार ना पड़े। ओके सर, जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति जो लंबे समय से कुपोषण का शिकार है। अब देखिए बुजुर्ग व्यक्ति हैं प्लस लंबे समय से
ये कुपोषण का शिकार है, उसे अधिक कैलोरी युक्त आहार देने की सलाह दी गई। इसमें कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं शामिल किया जाएगा? अब आइए, नहीं शामिल किया जाएगा। घी और मक्खन शामिल किया जाएगा क्या सर? सूखी मेवे शामिल किया जाएगा क्या सर? उबाला हुआ सफ़ेद चावल शामिल किया जाएगा क्या सर? गुड़ और शक्कर, बताइए सर। अब ये प्रश्न आपके लिए है, अच्छा प्रश्न है। हम आपको ऊपर इसी से संबंधित करवा भी चुके हैं। ध्यान देना है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ध्यान देना है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो लंबे समय से कुपोषण का शिकार हैं, उसे अधिक कैलोरी युक्त आहार देने की सलाह दी गई है। इसमें कौन सा, ध्यान देना क्या पूछा है, उसे अधिक कैलोरी युक्त आहार देने की सलाह दी गई है, इसमें कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं शामिल किया जाएगा? ये सुपरमैन प्रश्न है। अब इसका उत्तर आप बताना है, सुपरमैन का ए सही है कि बी है कि सी है कि डी है। आपको पढ़ना है, कमेंट करना है कि सुपरमैन का ए सही है, बी सही है, क्या सही है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन हैं, आपके लिए प्रश्न है। एक सेकंड। ओके, नेक्स्ट प्रश्न फिर से मिलान करने वाला आ गया। देखिए, स्थिति सिचुएशन दिया है, उचित आहार, जैसे कि प्रसव के बाद माँ को कौन सा आहार देना है, गुर्दे के रोगी को कौन सा आहार देना है, अब शिशु है 6 माह का, उसको कौन सा आहार देना है, या फिर गंभीर कुपोषित बच्चा है तो उसको कौन सा आहार देना है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? देखिए, सिंपल सीधा साधारण हमको दिख रहा है। प्रसव के बाद माँ को अधिक प्रोटीन युक्त आहार देना होता है, गुर्दे के रोगी को कम प्रोटीन युक्त आहार देना होता है, और शिशु 6 माह का है तो इसको पूरक आहार देना होता है, और गंभीर कुपोषित बच्चा है तो इसको पोषण पुनर्वास केंद्र का आहार देना होता है। ओके, यहाँ पे आप व्याख्या भी पढ़ सकते हो। प्रसव के बाद माँ का अधिक प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है ताकि रिकवरी हो सके। गुर्दे को रोगियों को प्रोटीन की मात्रा सीमित दी जाती है। 6 माह के बाद शिशु को पूरक आहार की जरूरत होती है। गंभीर कुपोषित बच्चों को एनआरसी में विशेष पोषण दिया जाता है। ओके सर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एएनएम द्वारा प्रसव के बाद महिला को निम्नलिखित में से कौन सा आहार नहीं देने की सलाह दी जाती है? ध्यान देना है, एएनएम है आप। अगर प्रसव के बाद आपको महिला को सलाह देना है भोजन, तो आप बताएंगे कौन सा भोजन नहीं खाना होता है प्रसव के बाद महिला को। इसका बहुत ही आसान प्रश्न है, अत्यधिक मिर्च और मसाले वाला भोजन नहीं खाना होता है प्रसव के बाद महिला को। व्याख्या आप पढ़ सकते हो। प्रसव के बाद महिला को ऐसा आहार देना चाहिए जो सुपाच्य और पोषक तत्वों से भरपूर हो। अत्यधिक मिर्च मसाले वाला भोजन गैस, अपच और एसिडिटी जैसा पैदा कर सकता है, एसिडिटी पैदा कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर, एएनएम को डिलीवरी पॉइंट पर भर्ती एनीमिक महिला को कौन सा आहार देने की सलाह दी जाती है? तो एनीमिक मतलब वही एनीमिया, वही है रक्त वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सर? आयरन युक्त आहार जैसे हरी सब्जियां और गुड़। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। व्याख्या आप पढ़ सकते हो। एनीमिया में आयरन युक्त आहार आवश्यक होता है ताकि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ सके। हरी सब्जियां और गुड़ अच्छे आयरन स्रोत होते हैं। चलिए, एक जिला अस्पताल में भर्ती एक कुपोषित मरीज को उच्च प्रोटीन युक्त आहार देने की योजना बनाई जा रही है। निम्नलिखित में कौन सा आहार संयोजन इस योजना के अनुसार सही होगा? अब यहाँ से बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न आपको दिखाई देंगे। देखिए, जिला अस्पताल है, एक मरीज है जो कुपोषित है। अब इसको उच्च प्रोटीन युक्त आहार देने की योजना, प्लानिंग सेट किया जा रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा कुपोषित है बंदा, जो मरीज आया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या उच्च प्रोटीन युक्त आहार देने का जो प्लानिंग बन रही है, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल कर सकते हैं। अब आपको वही बताना है। पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि 250 ग्राम अनाज, 100 ग्राम दालें, 1000 ml दूध और 50 ग्राम वसा। 50 ग्राम वसा, ध्यान देना, 50 ग्राम वसा। 50 ग्राम वसा आप लोग खाते हो? नहीं खाते होगे। 100 ग्राम अनाज, 100 ग्राम अनाज से काम चल जाएगा, 100 ग्राम से अनाज चल जाएगा। फिर 500 ग्राम अनाज, सी वाले ऑप्शन में देखिए 500 ग्राम, डी वाले में 150 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर? इसका राइट आंसर होगा सर, देखिए कुपोषित है तो दूध ज़्यादा होगा, ठीक है, 100 ml दूध, ये तो करेक्ट हो जाएगा। बस इतना हम दूध ही देखेंगे, दूसरे करेक्ट मार देंगे, क्योंकि प्रोटीन यहाँ पे बोला गया है ना, यहाँ पे बोला गया है उच्च प्रोटीन युक्त, ध्यान देना है, उच्च प्रोटीन युक्त। बाकी हमको पढ़ना ही नहीं है, भले ही प्रश्न इतना लंबा है, हमको बस इतना ही देखना है कि उच्च प्रोटीन युक्त है। सर, दूध में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा, दूध ज़्यादा, प्रोटीन ज़्यादा, ठीक है। दाल में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा, दाल ज़्यादा तो प्रोटीन ज़्यादा। यहाँ पे देखिए 100 ग्राम दाल और यहाँ पे 1000 ml दूध, तो सर यही तो करेक्ट हो जाएगा। और हम क्या देखेंगे बाकी ऑप्शन में? देखिए केवल बोला कि 300 ml दूध, मतलब एक पाव से थोड़ा ज़्यादा, और 50 ग्राम दाल। अरे नहीं सर, 20 ग्राम दाल, अरे बिल्कुल नहीं सर, ये तो बहुत कम है। 80 ग्राम दाल, आपको तो ये चीज़ सही है, लेकिन दूध की मात्रा आप कम बता रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे अनाज की मात्रा भी आप कम बता रहे हो, 150 ग्राम, तो आपका करेक्ट आंसर सर यही तो होगा, 250 ग्राम अनाज और 100 ग्राम दालें, 1000 ml दूध, 50 ग्राम वसा। आई बात समझ में सर? तो आपको भी ऐसे पकड़ना होगा। देखिए, उच्च प्रोटीन युक्त आहार में पर्याप्त मात्रा में अनाज, दालें, दूध और वसा शामिल होते हैं। दिए गए टेबल के अनुसार उच्च प्रोटीन युक्त आहार में 200 से, ये देखिए आपकी बुक में भी है, आपकी बुक में भी है, ये पूरा चीज़ आप पढ़ लेना, चाहे जो भी बुक उठा लेंगे समझ में आपको मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार में 200 से 500 ग्राम अनाज और 100 ग्राम दालें और 1000 से 1500 ml दूध होना चाहिए। विकल्प सबसे उपयुक्त भोजन संयोजन प्रदान करता है।
देखिए पीएससी में भर्ती किडनी रोगी के लिए आहार योजना बनाई जा रही है। निम्नलिखित में कौन सा आहार संयोजन इस योजना के अनुसार उपयुक्त है? अब ध्यान देना है, किडनी कौन सा पेशेंट है? किडनी, गुर्दे वाला। हमने आपको ऊपर से बताया कि किडनी रोगी किडनी वाले को क्या चाहिए? क्या चाहिए सर? कम प्रोटीन युक्त भोजन चाहिए। अब देखिए कम प्रोटीन युक्त भोजन किन में आपको दिखाई दे रहा है? कम प्रोटीन किस में मिलेगा सर? तो कम प्रोटीन 100 ml दूध, 100 ml देखिए 1000 ml दूध यहाँ पे लिख दिया है और 100 ग्राम दाल लिख दिया है। ये तो गलत हो जाएगा सर, ये उच्च प्रोटीन युक्त है। हमने सी ऑप्शन काट दिया है। कम प्रोटीन युक्त हम यहीं से पकड़ रहे हैं, केवल इतना ही। पेशेंट है किडनी का और पेशेंट है गुर्दे में, इसको कोई समस्या है, कोई गुर्दे में विकार है, तो हम यहीं से पकड़ रहे हैं। हम सभी लोग अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, जो किडनी के रोगी होते हैं उनको हम कम प्रोटीन युक्त भोजन देते हैं। क्या देते हैं? कम प्रोटीन युक्त भोजन देते हैं। ऑप्शन में हम बस यही देखेंगे किसमें कम प्रोटीन युक्त है। तो सी वाले में देख रहे हैं कि ज़्यादा है, 1000 ml दूध, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक चीज़ की सर, यहाँ पे आप बता रहे हो कि सर हाँ 100 ml दूध, ये सही हो सकता है सर, लेकिन हमको अभी और चेक करना है। 100 ml दूध और यहाँ पे 40 ग्राम वसा, 200 ग्राम फल और 100 ग्राम अनाज। बाकी और भी चीज़ें हम देखेंगे सर, अभी रुकने वाला नहीं है। 100 ml दूध 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। 100 ml दूध 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। कहाँ पे सर? दो ऑप्शन में, यहाँ पे डी वाले में भी दिखाई दे रहा है। सी को तो हमने कैंसिल आउट कर दिया है। अब हम देखेंगे 100 मिली दूध यहाँ पे ए वाले में भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन सर हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ग्राम यहाँ पे दाल 60 ग्राम बोला जा रहा है कि 100 ग्राम दाल, हाँ 100 ml दूध और 100 ग्राम दाल। लेकिन यहाँ पे दाल की मात्रा है क्या सर? 100 ग्राम अनाज है, 100 ml दूध है, 40 ग्राम वसा है, 200 ग्राम फल है। तो अब ये वाला जो दाल और ये दूध मतलब ज़्यादा हो जाएगा और ये ज़्यादा प्रोटीन हो जाएगा, इसमें हमको कम प्रोटीन युक्त भोजन देना है। तो सर ये तो गलत हो जाएगा ना, डी वाला भी गलत हो जाएगा। इसके मुकाबले में, ए के मुकाबले में ये ज़्यादा प्रोटीन युक्त आहार है, तो हमने ये काटा, सी वाला काटा, डी वाला काटा। अब ए और बी में लड़ाई है, तो यहाँ पे बी वाले में बोला है 500 ml दूध। अरे सर अगर आप आधा लीटर दूध दे रहे हो तो ये प्रोटीन मिल रहा है ना इसको, तो ये, और आप अनाज भी दे रहे हो 150 ग्राम, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 100 ml दूध और क्या सर? 40 ग्राम वसा और 200 ग्राम फल, ठीक है। 200 ग्राम फल की मात्रा ज़्यादा करेंगे, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखा आपने कितनी आसानी से हम इस इतना डिफिकल्ट पेपर को प्रश्न को बना लिए, छोटी सी ट्रिक फॉलो करके। व्याख्या आप अच्छे से पढ़ सकते हो। कम प्रोटीन युक्त आहार उन मरीजों को दिया जाता है जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती है, और कम प्रोटीन युक्त आहार में अनाज और दालें की मात्रा सीमित होती है, जबकि ऊर्जा के लिए वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा दी जाती है। टेबल के अनुसार सही विकल्प ए सही है, जिसमें अनाज और दूध की मात्रा कम रखी गई है। देखा आपने, बहुत आसानी से हमने बनाया। अगर मज़ा आया होगा तो भैया वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है अपने हर एक जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके साथी क्लासमेट हैं, जिनके साथ आप पढ़े हैं, जो बहुत क्लोज हैं, उनको भी सिलेक्शन दिलवाना है ना। उनको आप पीछे नहीं छोड़ सकते हो, तो उनको साथ में ले जाना है, तो उन तक वीडियो पहुंचाना है आपको। ओके। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएससी में भर्ती क्षय रोग। अब टीबी रोग के लिए हमने क्या पढ़ा था सर कि अधिक कैलोरी युक्त मतलब अधिक ऊर्जा वाला भोजन। किस में ज़्यादा कैलोरी की मात्रा होगी सर? किस में ज़्यादा होगी? अब आप देखो, टीबी का पेशेंट है, इसको अधिक ऊर्जा वाला भोजन चाहिए। अधिक ऊर्जा सर देखिए, जिसमें प्रोटीन की मात्रा होगी उसमें अधिक ऊर्जा मिलेगा। प्रोटीन की मात्रा किसमें हमको मिल रही है सर? 1000 ml दूध। अच्छा, पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा ऑप्शन, पूरा ऑप्शन हम देखेंगे। टीबी का पेशेंट है ना, अरे यार 1000 ml दूध 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी वाले में भी है, ए वाले में भी है। तो 1000 ml दूध यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कौन सा सही होगा सर? इससे भी ज़्यादा किसी में है क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पे सी वाले में भी देखिए 1500 ml दूध। अरे वाह, इससे ज़्यादा, इन दोनों से ज़्यादा, तो ये इन दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। ए और डी हमने कैंसिल आउट कर दिया। बाकी सबसे ज़्यादा इसी में है सर। अनाज की मात्रा भी है, 400 ग्राम अनाज है, और बाकी में 300 ग्राम, 150 ग्राम अनाज है, 200 ग्राम है। हमको इसको ज़्यादा अधिक ऊर्जा वाला आहार देना है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। हमने 2 चीज़ों से पकड़ा, दूध से पकड़ लिया, अनाज से पकड़ लिया। बाकी यहाँ पे देखिए दाल की मात्रा भी ज़्यादा है, 100 ग्राम दाल, और यहाँ पे वसा की भी मात्रा है, 100 ग्राम वसा। बाकी सब में 50 ग्राम वसा, 30 ग्राम वसा, 60 ग्राम। तो सबसे अधिक जिसमें चीज़ें हैं, क्वांटिटी जिसकी ज़्यादा है, वो अधिक ऊर्जा वाला देना है ना। तो अधिक किडनी का पेशेंट है, यहाँ पे आपको अच्छे से बताया गया है। टीबी का पेशेंट है, तो टीबी वालों को उसकी वजन घटती है बहुत तेज़ी के साथ, तो उसको अधिक ऊर्जा वाला देना होता है ताकि उसको कमजोरी फील ना हो सके। इसलिए इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। देखिए आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, अधिक ऊर्जा युक्त आहार क्षय रोग, कुपोषण और लंबी बीमारी से ग्रसित मरीजों को दिया जाता है। इसमें कैलोरी की अधिकता होती है, जिससे शरीर को पुनः ऊर्जा मिलती है। दिए गए टेबल के अनुसार अधिक ऊर्जा युक्त आहार में ऑप्शन नंबर सी में है। बाकी आप तो देख ही लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। मज़ा आ रहा है ना प्रश्न करने में? आप बोलोगे सर रटने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जा रहा है, जैसे आप रटते हो ना। अभी ये टेबल आपको रटना होता तो आप 3 दिन में भी नहीं रट पाते कि इतना 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 नहीं।
तो हम आपको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिए हैं सारे के सारे टेबल, तो आसानी से याद हो जा रहा है। गांव में रहने वाली एक गर्भवती महिला को पोषण संबंधी सलाह देते समय एएनएम को निम्नलिखित में कौन सा आहार योजना उच्च प्रोटीन कैलोरी की पूर्ति के लिए देना चाहिए? गर्भवती महिला है, उच्च, यहीं पे बोल दिया इन्होंने कि उच्च प्रोटीन और कैलोरी की पूर्ति। उच्च प्रोटीन किसमें और ज़्यादा कैलोरी की पूर्ति के लिए, तो ज़्यादा जिसमें होगा वही हम देख लेंगे। ज़्यादा किसमें है सर? ज़्यादा हमको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 300 ग्राम, 80 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए अनाज की मात्रा 300 ग्राम है, बाकी सब में 150, 100, 250, तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है सर, बिल्कुल सही है। देखिए कितना आसानी से हम बना ले रहे हैं। अब वैसे आप याद करते हैं कि गर्भवती महिला को लिए, ठीक है, एक गर्भवती महिला को लिए अनाज की मात्रा कितनी होनी चाहिए और प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, एक एक चीज़ याद करते हैं, आप भूल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि सर ने बताया कि गर्भवती महिलाएं उच्च की ओर चलेंगे, इसका व्याख्या आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पीएससी में एक मोटे व्यक्ति को वजन कम करने के लिए कम ऊर्जा वाला आहार दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार संयोजन उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा? अब देखिए ऊर्जा कम करना है, कम ऊर्जा वाला आहार दिया जा रहा है वजन कम करने के लिए, तो सर हम यहाँ पे देखेंगे कि वसा की मात्रा कम करनी पड़ेगी। अब जिसमें वसा की मात्रा कम होगी वही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट है। देखिए वसा की मात्रा किसमें कम है सर? देखिए 100 मिली वसा, 1000 मिली वसा, अरे ये देखिए 1000 मिली वसा, फैट और बढ़ेगा कि कम होगा? ये गलत हो जाएगा सर, ये नहीं होगा। और देखिए 1000 मिली दूध और 50 ग्राम तेल, 200 ग्राम अनाज, इसमें वसा की मात्रा है ही नहीं, तो ये हो सकता है। बाकी और भी हम चीज़ें देखेंगे। सी वाले ऑप्शन में देखेंगे सर, सी वाले ऑप्शन में 40 ग्राम वसा है इसमें भी और 30 ग्राम वसा है इसमें भी, तो वसा की मात्रा किसमें नहीं है सर? बी वाले में वसा की मात्रा है ही नहीं, तो यही करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने पूरा ऑप्शंस नहीं पढ़ा, मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं भी गलत कर दिया, हम भी गलत कर दिए तो आप भी गलत कर सकते हैं। बोलेंगे सर क्या हम सी बोल रहे हैं, लेकिन उत्तर इसका ए है। क्यों सर? मैं जानबूझ को ये किया, क्योंकि देखिए जल्दबाजी में ऐसे ही होगा। देखिए 80 ग्राम अनाज, 100 ग्राम दालें, 1000 मिली वसा रहित मतलब नहीं होना चाहिए, वसा रहित, और 15 ग्राम तेल, ठीक है सर? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है, तो यही तो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1000 मिली वसा रहित लिख दिया है, जल्दबाजी में हमने पढ़ा क्या कि 1000 मिली वसा, 1000 मिली वसा मतलब ये नहीं होगा, लेकिन ये रहित मतलब क्या? नहीं होना चाहिए, रहित मतलब 1000 वसा नहीं रहना चाहिए, ये बात है। और बाकी सी वाला जो हम बोले हैं सर, यहाँ पे तो वसा इन्होंने लिखा नहीं है, बी वाला इन्होंने वसा लिखा ही नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन सर अनाज की मात्रा तो ज़्यादा कर रहे हैं, 200 ग्राम अनाज, इसके मुकाबले एक के मुकाबले 150 ग्राम दाल, ये भी इसके मुकाबले में ज़्यादा कर रहे हैं, और दूध दे रहे हैं, तो इससे बढ़ेगा फैट, मोटापा बढ़ेगा, कम नहीं होगा, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर? जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो, व्याख्या पढ़ सकते हो। कम ऊर्जा वाला आहार मुख्य रूप से वजन कम करने के लिए दिया जाता है। टेबल के अनुसार 1100 कैलोरी वाले आहार में 80 ग्राम वजन, 1000 ग्राम दालें, 100 ग्राम दालें, 1000 मिली वसा रहित दूध और 15 ग्राम तेल होना चाहिए। इसके लिए सही उत्तर ए है। ओके सर, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएचसी में भर्ती एक अल्सर रोगी को, ध्यान देना है, अल्सर रोगी को कम रेशे युक्त आहार दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार संयोजन उपयुक्त है? देखिए कम रेशे युक्त, अब बताइए फाइबर की मात्रा किसमें कम होगी सर? अब बताइए। अब देखिए यहाँ पे सर हम बोलेंगे कि एक चीज़ की सर, क्या बोलेंगे सर? ये बोलेंगे कि सर जिसमें दाल की मात्रा कम होगी वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट अल्सर का है, क्या हुआ है इसको? अल्सर। तो अल्सर रोगी को कम रेशे युक्त आहार दिया जा रहा है, तो दाल की मात्रा, दाल में फाइबर चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, तो सर दाल की मात्रा किसमें है सर? आप देख सकते हैं सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 20 ग्राम दाल, बाकी इसमें 80 ग्राम, इसमें 1000, इसमें 50 ग्राम, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अल्सर का पेशेंट है उसको 350 ग्राम अनाज दिया जाता है, 20 ग्राम दालें दी जाती है, 500 ml तक दूध और 100 ग्राम तक नरम सब्जियां दी जाती हैं, ठीक है सर? और बाकी फल यहाँ पे देखिए 150, यहाँ पे देखिए 150 ग्राम पत्तेदार सब्जियां। अब सब्जी से भी फाइबर मिलता है, सब्जी से भी फाइबर मिलता है, दाल से तो मिलता ही मिलता है, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 200 ग्राम बोल रहा है फल, तो यहाँ पे भी, और दाल का भी मात्रा ज़्यादा बता रहा है 80 ग्राम, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 250 ग्राम फल बोल रहा है, यहाँ पे भी फाइबर फल से आता है, तो ये भी आपका गलत ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। कम रेशे युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो पेप्टिक अल्सर, व्याख्या आपको पढ़ना है। कम रेशे युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस या अतिसार से पीड़ित होते हैं। टेबल के अनुसार इस आहार में 350 ग्राम अनाज, 20 ग्राम दालें, 500 ml दूध और 100 ग्राम नरम सब्जियां होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा सर। ओके सर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जिला अस्पताल में एक हृदय रोगी को कम ऊर्जा वाला आहार दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार इस योजना के अनुसार उपयुक्त है? हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अब जान ही रहे ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फैट फैट फैट।
देखिए प्रश्न फिर से पढ़िए, प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि एक जिला अस्पताल में हृदय रोगी को कम ऊर्जा वाला आहार दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार इस योजना के अनुसार उपयुक्त नहीं होगा? उपयुक्त नहीं होगा सर, ठीक, उपयुक्त नहीं होगा, उपयुक्त होगा नहीं, उपयुक्त नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा सर? देखिए किसमें ज़्यादा तेल की मात्रा है उस पे हम जाएंगे कमा सीधा, क्योंकि ऑयली चीज़, फैटी चीज़ नहीं देना है, जिससे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। हृदय का पेशेंट है और हृदय डिजीज़ हुआ है, कोई भी हृदय से संबंधित उनको विकार उत्पन्न है, तो उस हम जिसकी तेल किसमें है, यहाँ पे तेल की मात्रा इसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, 25 ग्राम, यहाँ पे 20 ग्राम, बाकी सभी में तेल है, लेकिन इसमें और ज़्यादा तेल है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी और चीज़ों में हम देखेंगे ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना इससे ज़्यादा। देखिए कम ऊर्जा वाले आहार में तले हुए पदार्थ, देखिए वो देखिए तले हुए पदार्थ, अधिक वसा वाले खाद्य पदार्थ, अधिक कैलोरी वाले भोज्य पदार्थ शामिल नहीं किए जाते हैं। टेबल के अनुसार 1100 से 1500 कैलोरी आहार में अनाज, दालें और तेल सीमित मात्रा में होते हैं। विकल्प बी 200 ग्राम अनाज, 130 ग्राम दालें और हैं जो कम ऊर्जा वाले आहार की सीमा से अधिक है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। व्याख्या पढ़ना जरूरी है, व्याख्या नहीं पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। हर एक व्याख्या को वीडियो को रोक कर खुद से पढ़ा करिए। गाँव में एक मरीज को डॉक्टर ने कम रेशे युक्त आहार लेने की सलाह दी। एएनएम ने उसे निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ खाने से मना करेगी? देखिए कम रेशा युक्त, रेशा देखिए फाइबर वाली चीज़ें किस में रहती हैं सर? फाइबर सब्जियां में रहती हैं, तो नर्म सब्जियां। अब डॉक्टर ने मना कर दिया कि कम रेशा युक्त आहार आपको नहीं लेना है। अच्छा, यहाँ पे बोला है गांव में एक मरीज को डॉक्टर ने कम रेशे युक्त आहार लेने की सलाह दी है, मतलब हाँ बोला कि जिसमें फाइबर की मात्रा कम हो वही आपको लेना है, वही आपको लेना है। तो इसमें से एएनएम क्या मना करेंगी? क्या मना करेंगी? क्या मना करेंगी बताइए? कौन से खाद्य पदार्थ खाने से मना करेंगी? बोलिए कि कम रेशे युक्त आहार लेने की सलाह दी है। कम रेशा युक्त, फाइबर युक्त लेना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं, कम। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या मना करेंगे सर? आपको बताना है। एएनएम क्या कौन सा खाद्य पदार्थ खाने से मना करेंगी, आप बताइए। तो यहाँ पे जो एएनएम है सीधा मना करेंगे कि तली हुई चीज़ें मत खाओ आप, ठीक है। बाकी नर्म सब्जियां में फाइबर रहती है, लेकिन डॉक्टर के अनुसार लेना है फाइबर वाली चीज़ें, कम रेशे युक्त लेना चाहिए, ठीक है। कम रेशे युक्त आहार लेना चाहिए, फाइबर लेना चाहिए लेकिन कम हो। बाकी तली हुई चीज़ें जो उसमें तो रेशा बिल्कुल, फाइबर वाली चीज़ आप तो पा ही नहीं रहे हैं, रेशे युक्त भोजन ले ही नहीं रहे हैं, तो यही तो आपको मना करेंगे ना कि मत खाया करो आप तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें। देखिए कम रेशे युक्त आहार उन रोगियों के लिए उपयुक्त होता है जो पेट और आंत को बीमारी से ग्रसित होते हैं। टेबल के अनुसार इस आहार में तली हुई चीज़ें शामिल नहीं की जाती हैं, इसलिए सही उत्तर सी है। ओके सर, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम करवा रहे हैं। आज तक ऐसे प्रश्न आपको कहीं मिला नहीं होगा। पीएससी में एक मोटापे से ग्रसित महिला को कम ऊर्जा वाला आहार, वही चीज़ है, मोटापा वाला बात आ गया, ये तो आप बना ही लोगे, रिपीटेड है। 80 ग्राम 100 ग्राम क्या है, दुनिया भर की चीज़ें। ठीक है, समुदाय में स्वास्थ्य केंद्र पीएससी में एक मरीज को खाना पकाने की सुरक्षित विधियों के बारे में बताया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए समुदाय में स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज को खाना पकाने की सुरक्षित विधि बताई जा रही है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? आपके पास ऑप्शन है। सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए, ये तो सही है सर। टमाटर के डंठल के आसपास फंगस की जांच करनी चाहिए, ये भी तो सही है, फंगल की जांच करनी चाहिए। अंकुरित दलहन से विटामिन सी प्राप्त नहीं होता है। अनाज को शुष्क साफ हवा रोधक डिब्बों में रखना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी निगेटिव बोल दिया, कमेंट कर दिया, निगेटिव कमेंट कर दिया। ये देखिए सी प्राप्त नहीं होता है, विटामिन सी प्राप्त होता है भैया अंकुरित दलहन से, आप लेकिन आप बोले कि नहीं होता है, तो यही तो गलत है। गलत पूछा तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ताकि आपके सारे ऑप्शन सही हैं। अंकुरित दलहन विटामिन सी का अच्छा स्रोत होते हैं, इसलिए यह कथन गलत है। बाकी सभी कथन सही हैं, क्योंकि सब्जियों को धोना, फंगस की जांच करना और अनाज को सही ढंग से संग्रहित करना भोजन सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। एक जिला अस्पताल में भर्ती रोगी को सुरक्षित आहार देने के लिए एएनएम को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने से बचना चाहिए? कौन सा कार्य करने के लिए बचना चाहिए सर? आप इसका करेक्ट उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार बार चावल धोना। बार बार चावल धोना से क्या होता है? विटामिन निकल जाते हैं। बार बार चावल धोने से उसमें मौजूद खनिज और विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अन्य सभी विकल्प भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता को बनाए रखते हैं। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, प्रश्न बहुत सारा है। देखिए पीएससी में एक मरीज को उबालने की विधि से भोजन तैयार करने की सलाह दी जाती है, और इस विधि में पोषक तत्वों की हानि को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो क्या किया जाना चाहिए सर? कम पानी में कम समय तक उबालना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। भोजन पकाने की सबसे सुरक्षित विधि कौन सी है जिसमें पोषक तत्व की न्यूनतम हानि होनी चाहिए? तो सर इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भाप से पकाना, ठीक है। भाप से पकाने में पोषक तत्वों की न्यूनतम हानि होती है, क्योंकि भोजन कम समय में पकता है और पानी में घुलनशील विटामिन नष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर। कौन सा भोजन संग्रहण का सही तरीका नहीं है? तो कौन सा नहीं है सर? ऑप्शन नंबर बी, टमाटर को डंठल के पास फंगस की जांच किए बिना रखना, ठीक है, जांच करके रखना होता है। किचन गार्डन का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? तो किचन गार्डन का मुख्य उद्देश्य परिवार के लिए ताजी और सुरक्षित सब्जियां उगाना। आप भी लगा दिया करो अपने
किचन गार्डन का मतलब क्या, मतलब जहाँ आपका किचन है, थोड़ा सा जगह अगर गार्डन टाइप बना है तो वहाँ पे टमाटर 2 पेड़ लगा दीजिए, धनिया डाल दीजिए, पालक डाल दीजिए और गोभी लगा दीजिए, मिर्च लगा दीजिए। और हाँ जी, आपको क्या होगा जब भी आप सब्जी बनाने जाओगे तो आप गार्डन में जाके ताज़ेदार सब्जी लेके आओगे और तुरंत काट कर बना देंगे, जो फ़ायदेमंद होगी आपके स्वास्थ्य के लिए। किचन गार्डन का मतलब यही होता है। खाना पकाने की कौन सी विधि स्वास्थ्य के लिए सबसे कम लाभदायक है? तो कौन सी विधि है कम लाभदायक है सर? ऑप्शन नंबर सी, तलना। तलना किसमें है सर? बी, तलना। तलना नहीं चाहिए। बाकी भूनना, सेकना ये सभी अच्छा है। भाप से पकाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन तला हुआ भोजन नहीं, फ्राइंग वाली चीज़ नहीं खानी होती है। जिस फ्राई वाली चीज़ खाओगे भैया वसा बढ़ेगा, वही चीज़ें हैं। अब हम आपको मिलान करना है, निम्नलिखित में से उनके सही विवरण से मिलान कीजिए। विधि दिया है, लक्षण दिया है। जैसे भाप से पकाना, कितने सेंटीग्रेड पे भाप पे पकाना है, कि खत बनाना क्या है, सिमरिंग जिसको बोलते हैं, फ्राइंग फ्राइंग कितने पे होगा, ये सारी चीज़ भूनना कितना होगा, इन सभी चीज़ों को आपको मिलान करना है। ठीक है, एक बार आप देख लो। अब आप इसका राइट आंसर आप देख लो, ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को करने के लिए हम आपको बोलेंगे कि जो सबसे सरल है उसी को पकड़ा करिए। यहाँ से भाप से पकाना हम जानते हैं, तो भाप से कैसे पकेगा? कुकर में क्या दाल पकाते तो भाप से पकता है ना, तो कुकर कहाँ पे है? यहाँ पे है। 100 सेंटीग्रेड पर प्रेशर कुकर में पकाना। अब एक का मिलान सी से होगा, बस एक का मिलान सी से होगा, एक का मिलान सी से होगा। अब आप ऑप्शन चेक करिए, एक का मिलान सी से होगा। किसमें है भैया 81? 81 किसमें दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में 81, बाकी में या बी में ए का भी है तो गलत हो जाएगा, ये सी में डी है गलत हो जाएगा, और डी में ए है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बस इतना आसानी से बना लिया हम लोग ना, कोई यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं, दिमाग खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। देखिए भाप से पकाना 100 सेंटीग्रेड पर प्रेशर कुकर में पकाया जाता है, और जो सिमरिंग है, यहाँ पे सिमरिंग है, इसमें लगभग 84 सेंटीग्रेड पर धीमी आंच पर पकाने की विधि है। और फ्राइंग क्या है? 350 फ़ारेनहाइट पर तेल में तलने की प्रक्रिया है। भूनना क्या है सर? 250 से 500 फ़ारेनहाइट पर पत्ते साग में पकाने की विधि है भूनना। फिर से मिलान करना है यहाँ पे हमको, विधि और लाभ का। जैसे भाप से पकाने से क्या लाभ होता है, सेकने से क्या लाभ होता है, उबालने से क्या लाभ होता है, ये चीज़ को हमको यहाँ पे अब बताना है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। पहले हम भाप से पकाना का लाभ क्या होगा सर? कम पानी के उपयोग करके पोषक तत्व की हानि को कम करना। एक का बी है, ठीक है, एक का बी। इसी से संबंधित हमें ऊपर बहुत सारा हमने प्रश्न किया है, तो एक का बी किसमें है? देखिए एक का बी, एक का बी। बस अब किस ऑप्शन में एक का बी है वही हम करेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। बाकी देखिए यहाँ पे इसमें एक का डी है गलत, इसमें है, इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। बस कितना आसानी से हम ये मिलान वाला प्रश्न कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट मिलान वाला वही है। अब देखिए विषय और सही जानकारी। किचन गार्डन का स्थान कहाँ होना चाहिए, मिट्टी की तैयारी क्या होना चाहिए, इस चीज़ को आपको मिलान करना है। किचन गार्डन क्या है सर? ताज़ी सब्जियां मिलती हैं, आहार विविधता बढ़ता है। बस अब एक का ए, फर्स्ट का ए किस में है, किस ऑप्शन में, वही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में एक का डी अच्छा है। घर के पास पानी के स्रोत नज़दीक होना चाहिए। ये देखिए सही जानकारी, विषय और सही जानकारी। मतलब किचन गार्डन आपको लगाना है तो उसके लिए आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। लाभ नहीं पूछा, मैं लाभ आपको बता रहा हूँ। लाभ तो उस वाले में पूछा था, यहाँ पे सही जानकारी। जैसे किचन गार्डन लगाना है तो आपको उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि एक घर के, देखिए किचन आपके घर के पास ही रहता है ना, घर में ही रहता है, तो घर के पास क्या रहना चाहिए? पानी का स्रोत के नज़दीक होना चाहिए, पानी के पास पानी के स्रोत नज़दीक होना चाहिए। ठीक है, और जैसे मिट्टी की तैयारी कर रहे हैं तो मिट्टी के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए? मिट्टी के बारे में ये जानकारी होना चाहिए कि सर 3 से 4 सप्ताह तक खुली रख कर हवा और धूप में छोड़ना चाहिए। मिट्टी पे हवा और धूप बढ़िया लगेगा तो विकास ज़्यादा होगा, जो भी फल सब्जियाँ लगा रहेंगे। तो आपका देखिए यहीं पे इसका, अब देखिए हमने यहाँ पे किचन गार्डन एक का मिलान डी से कर दिया है और दूसरे का मिलान बी से कर दिया है। एक का डी, दूसरे का बी। किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर किस में है सर? ऑप्शन नंबर ए में है। एक का डी, टू का बी। बस इसका कितना आसानी से बना लिया। अब जल्दी जल्दी हम करेंगे। किस प्रकार के संक्रमण से दूध के सेवन के दौरान बचाव किया जा सकता है? तो आप पढ़ लेना और करना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण से बचाव के लिए दूध को पशुकृत करना आवश्यक है। ठीक है, ये देखिए व्याख्या बहुत जरूरी है। व्याख्या वीडियो को पॉज करके आप पढ़ें। संक्रमित दूध से कई बीमारी फैल सकती हैं, जैसे कि टाइफाइड, पेचिस, आहार विषाक्तता, वायरल हेपेटाइटिस। एएनएम की ड्यूटी में यह सुनिश्चित करना है कि दूध पशुकृत हो और सही तरीके से स्टोर किया जाए। यह प्राथमिक जिम्मेदारी है एएनएम की। संक्रमित बर्तन, स्वस्थ व्यक्ति रोग से दूध निकालते समय संक्रमण फैल सकता है, इसलिए बर्तन के विसंक्रमित करना और पशुकृत दूध का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। ओके सर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीएससी में, ध्यान देना है, पीएससी में खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो कौन सी सावधानी रखनी चाहिए सर? इनमें से सभी जो आपके ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सभी, उपरोक्त सभी, ये आप पढ़ लेना व्याख्या। पीएससी में साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा केंद्र बेहद महत्वपूर्ण होता है। इनको ये सुनिश्चित करना होता है कि रसोई घर हवादार और चूहे और मक्खियों से मुक्त हो। आप पढ़ लेना, ठीक है, हम पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। यदि किसी मेले या त्यौहार में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की बात की जाए तो सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो सबसे पहले सर उपयुक्त सभी, ये इसका भी आपका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गांव में रसोई घर की स्वच्छता के लिए किसे प्रमुख रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो किसे ठहराया जाता है? एएनएम के रसोई घर में सफाई के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गृहिणी और खाना बनाने वाले व्यक्ति को स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। एएनएम को क्यों भैया? एएनएम तो आपको सलाह देती है, परामर्श देती है, उनको क्यों जिम्मेदार ठहराएंगे आप? ठीक है, तो आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध के सुरक्षित संग्रहण में किन सावधानियों को अपनाना चाहिए? तो किन सावधानियों को सर? ऑप्शन नंबर सी, पशुकृत दूध का उपयोग करो, दूध में देने वाली बॉटल को विसंक्रमित करें। व्याख्या पढ़ लेना। एएनएम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दूध का संग्रहण सही तरीके से हो, पशुकृत दूध का उपयोग किया जाए और दूध से देने वाली बॉटल और बर्तन विसंक्रमित किए गए हों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर आहार को भंडारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए? सर आहार को चूहे और कीड़ों से सुरक्षित रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब व्याख्या पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट प्रश्न है कि रसोई में व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए किन बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए? सर खांसने छींकने ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, व्याख्या आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या कारण हो सकता है कि दूध में पानी मिलाया जाए? तो सर दूध में पानी मिलाने का कारण है कि अधिक पैसा लोग कमाने के चक्कर में, डेयरी वाले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सर खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए किस कानून का पता लगाना चाहिए? सर तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों कानून जो हैं आपको ध्यान में रखना है। वीडियो को आप पॉज करके व्याख्या पढ़ लेना। किस स्थिति में दूध को पशुकृत किया जाना चाहिए? सर जब दूध में बैक्टीरिया और हानिकारक सूक्ष्मजीव हैं। बहुत आसान प्रश्न है, व्याख्या पढ़ लेना। मेले और त्योहारों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एएनएम को कौन से कदम उठाने चाहिए? सर ये सभी कदम जो आपके ऑप्शन में दिए हैं आप पढ़ लेना, व्याख्या भी पढ़ लेना। फूड स्टोरेज के दौरान खाद्य पदार्थों में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? सर तो इसमें भोजन को कीड़ों और चूहों से बचाकर ठंड और हवादार स्थानों में रखें। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेना। रसोई घर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए एएनएम को क्या करना चाहिए? सर एएनएम को क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन देना चाहिए, रसोई घर की नियमित साफ सफाई करने का शिक्षा देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण क्या समस्या हो सकता है? सर आप देख लेना उपयुक्त सभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आहार का सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है? उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी जो उपयुक्त सभी हैं सब उपयुक्त सभी हैं, क्योंकि हमने ऐसे ही प्रश्न को सेटअप किया। ये वाला प्रश्न देखिए 22 नंबर। खाद्य पदार्थों का भंडारण करते समय निम्नलिखित में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? सर पकाए हुए भोजन को बिना रेफ्रिजरेटर में रखे रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अब व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भोजन संरक्षित करने का तरीका जिसमें पोषक तत्व को कम नुकसान होता है? सर सुखाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पीड से वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इतना स्पीड दिखाया हूँ, नहीं तो बहुत ही स्लो मोशन में चलते हैं। एएनएम को मेले या त्यौहार के दौरान निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ये तो शायद हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एएनएम को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए ताकि मेले और त्योहारों में संक्रमण से बचा हो सके? वही चीज़ है मेला वाला है। 150 व्यक्तियों के लिए नल की व्यवस्था सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए। तो ये रही आपकी सारी क्लास। यहाँ पे पोस्टर एंड होता है। पोस्टर का टॉपिक हम समाप्त करते हैं इस वीडियो से। अब नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यू कवर करेंगे। बहुत लंबा था ये, और ये 5 टॉपिक आपके 38 में से 5 टॉपिक कवर हो गए पोस्टर से संबंधित। ठीक है, जो 5 टॉपिक दिए थे 38 सिलेबस में, 38 का सिलेबस है ना, 38 टॉपिक का, तो ये 38 में से 5 आपका फिनिश हो गया इस वीडियो में। ठीक है, अब बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए आप वीडियो को जल्द से जल्द इसको व्यूज़ 1 के पहुँचा दिया करिए। हमारा टारगेट रहता है जैसे ही 1 के व्यूज़ कंप्लीट होते हैं वैसे ही हम नई वीडियो अपलोड कर देते हैं। अब नहीं तो डिले हो जाता है 1 दिन 2 दिन का। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, कंटेंट में आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।